नमस्कार दोस्तों, मॉक टेस्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के नाइसम सीरीज 15 रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के। चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक एनालिसिस। ये हमारा चैप्टर 5 होने वाला है इस पूरे वीडियो सीरीज में। दोस्तों, इकोनॉमिक्स की अगर हम लोग बात करें तो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल मेक चॉइसेस अंडर कंडीशंस ऑफ स्कैरसिटी एंड द इम्पैक्ट ऑफ दोज चॉइसेस ऑन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज. It assumes that the people are rational with well-defined goals and they make decisions to achieve those goals as efficiently as possible. तो बात कही गई है दोस्तों कि इकोनॉमी में कभी भी डिसीजंस जो है हम और आप नहीं लेते हैं। जो टॉप में बैठे हुए जो लोग होते हैं, जो कि मान लेते हैं आरबीआई के जो टॉप के जो लोग हैं, या फिर जो गवर्नमेंट में जो सबसे टॉप में बैठे हुए लोग हैं, वो लोग जो है पॉलिसीज निकालते हैं और जो पॉलिसीज का जो इम्पैक्ट होता है हम और आप या फिर किसी भी कॉरपोरेशन को जो या सोसाइटी को फेस करना पड़ता है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये सारे ऑप्शंस जो होते हैं अनलिमिटेड नहीं होते हैं। जब भी कोई डिसीजन लेना होता है उन्हें, उनके पास भी जो है एक वेल डिफाइंड गोल होता है जिसको वो अचीव करना चाहते हैं, जिसके चलते वो सभी जो चीज़ों को हाँ नहीं कह पाते, कुछ चीज़ों को उनको छोड़ना पड़ता है, तभी जाके वो जो मेन जो प्रायोरिटी चीज़ें होती हैं उसको वो अचीव कर पाते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक्स को जब हम समझने जा रहे होते हैं, दो स्टडी होती है इसकी। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हमें समझ लेना चाहिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है डिसीजंस को चेक करता है एज एन इंडिविजुअल या फिर फर्म लेवल। वहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है पूरी कंट्री लेवल में जो है इकोनॉमी को स्टडी करता है। आइए हम लोग सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझ लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स देखता है कि एक इंडिविजुअल या फर्म किस तरह से डिसाइड करता है क्या परचेज करना है, क्या सेल करना है, और किस प्राइस में जो है मार्केट में कमोडिटी को रिलीज करना है। ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी है। ये एज्यूम करता है कि जो प्राइसेस होते हैं मार्केट में या कितना प्रोडक्शन हमें करना है, वो सब जो है कंज्यूमर के डिपेंड पे जो है डिपेंड करता है। तो इस वजह से जो जो माइक्रो इकोनॉमिक जो कंपनीज हैं या जो इंडिविजुअल्स जो इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, वो एकदम सबसे बेहतर तरीके से जो है डिसाइड कर पाते हैं कि क्या इनपुट होना चाहिए, क्या आउटपुट होना चाहिए, किस तरह के प्राइसेस होने चाहिए और किस तरह से हम लोग मैक्सिमाइज कर पाएंगे प्रॉफिट को। अगर बहुत ही महंगा कोई अगर प्रोडक्ट बेचे तो कोई खरीदेगा ही नहीं। वहीं पे एकदम सस्ते में भी अगर कोई बेचेगा तो उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा कंपनी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो स्टडी करता है किस तरह से प्राइसेस को सेट किया जाता है मार्केट में, किस तरह से गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस पूरे स्टडी को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। वहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो लार्ज स्केल इकोनॉमिक फैक्टर्स को जो है देखता है, जैसे कि जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, या सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। इन सब की स्टडी करने को हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब ये मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर हमें अच्छे से समझना है तो हमें ये पूरा देखना पड़ेगा कि किस तरह से डिमांड और सप्लाई जो है काम करता है एक इकोनॉमी, किस तरह से जो है पॉलिसीज जो है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती हैं, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसीज और सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसीज जो है किस तरह से लिखी गई हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इस सभी को जो है स्टडी करना पड़ता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमें हेल्प करता है ये पता करने में कि इकोनॉमिक हेल्थ कैसा है, एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स किस तरह से रहेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड होगा या नहीं होगा, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी हैं। वो सभी चीज़ें जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में दोस्तों दो सबसे प्राइम इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। वो होते हैं, एक तो आपकी गवर्नमेंट जो कि फिस्कल पॉलिसीज निकालती है, दूसरी आपकी आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक जो कि मॉनेटरी पॉलिसीज निकालती है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम किस तरह से मेजर किया जाता है? नेशनल इनकम का मतलब हुआ कि टोटल इकोनॉमिक आउटकम या फिर इनकम ऑफ अ कंट्री को जो अगर हम लोग एक नंबर से डिफाइन कर दें तो वो नेशनल इनकम कहलाता है। इसका एग्जांपल हो गया जीडीपी। इसको कैलकुलेट करने का मेथड थोड़ा जो है कॉम्प्लिकेटेड है, बट तीन मेन तरीके होते हैं इसको कैलकुलेट करने के, जो कि है प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्ट मेथड से अगर आप लोग अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट करने जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विस पूरे देश में है उन सबका जो है अमाउंट अगर आप ऐड कर दोगे तो जो वैल्यू निकल कर आती है वो प्रोडक्ट मेथड से आपने नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लिया। दूसरी बात आती है इनकम मेथड। आपको पता है अगर कोई भी प्रोडक्ट दे रहा है या कोई सर्विस दे रहा है तो डेफिनेटली इसमें इनपुट का क्या लगेगा, लोग होंगे जिनको वेजेस मिलेंगे, कुछ लोग होंगे जिनको प्रॉफिट मिलता है कोई चीज सेल करके, कुछ लोगों को रेंट इनकम मिलती है, कुछ लोगों को इंटरेस्ट मिलती है अगर किसी ने किसी को लोन दिया है तो अगर आप ने ये सारी चीजें जो कि आप इनपुट में देते हैं जैसे वेजेस, प्रॉफिट, रेंट और इंटरेस्ट, इन सबको अगर आप ऐड कर दो तो जो निकल कर आता है वो नेशनल इनकम जो है इनकम मेथड से आपने कैलकुलेट कर दिया।
तीसरा तरीका हो गया एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करना। एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे आप, कंजम्पशन को, इन्वेस्टमेंट को, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को और नेशनल जो आपका जो एक्सपोर्ट्स है उन सबको जो है आप अगर ऐड कर दोगे तो एक्सपेंडिचर मेथड से जो है आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हो। लोग पहले मानते थे कि नेशनल इनकम जो है वो आपको क्लियरली बता देगा कि हर एक कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, ट्रैक कर पाएगा कि इकोनॉमिकल ग्रोथ कितनी हो रही है, और उससे जो है गवर्नमेंट जो है फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसीज जो है तय कर पाती थी। बट हाल ही में ये भी देखा गया है कि भारत में जो अभी आपने देखा कि जापान का जो जीडीपी है उसको भी बीट कर दिया, तो काफ़ी जो है तालियां बज रही हैं इस बात पे। बट आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि जीडीपी अकेले सब कुछ नहीं होता है, कि भारत में जो जनसंख्या है उन जनसंख्या को अगर आप जो है देखेंगे जापान की जनसंख्या के मुकाबले तो जो है काफ़ी ज़्यादा है ना। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम जो है जापान से ज़्यादा रिच हो गए, है ना। आपको वहाँ पे एक और नया मेजर निकालना पड़ेगा, जिसे हम लोग कहते हैं पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम निकालना कैसे निकाल पाते हैं, नेशनल इनकम जो होती है पूरा उसको आप जो है टोटल पॉपुलेशन जो है उससे डिवाइड करेंगे तो आप पर कैपिटल इनकम निकाल पाएंगे। हालांकि ये भी जो है सही तरीका नहीं है, क्योंकि उसमें भी जो पर कैपिटल इनकम अगर आप निकालते हैं तो आप एक व्यक्ति की जो एवरेज इनकम है वो निकाल पाएंगे। और आप देखेंगे कि जो कुछ ऐसे भी तो लोग हैं जो कि बहुत अमीर हैं, जो 1% जो जनता है वो इतनी अमीर है, तो अगर उनका और सबका अगर आप एवरेज करोगे तो जो अमाउंट निकलेगा वो भी एक्यूरेट नहीं होगा। बट फिर भी हम कह सकते हैं कि चलो ठीक है, पर कैपिटल इनकम से आप लोगों का जो है लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा बहुत तो पता लगा पाओगे एज कम्पेयर टू नेशनल इनकम, क्योंकि नेशनल इनकम से ये जो डाटा नहीं पता चलता कि जनता कितनी है जो कि ये इनकम क्रिएट कर रही है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये पता करने में कि किसी भी कंट्री में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। आइए हम लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि सेविंग क्या होता है। जो भी व्यक्ति जो इनकम को स्पेंड नहीं कर रहा, कंज्यूम नहीं कर रहा, अपने बैंक में बचा के रख रहा है, वो सेविंग कहलाता है ना। कि इंडिविजुअल लेवल में हम लोग ये करते हैं, कॉर्पोरेशंस भी ये करती है, गवर्नमेंट भी ये करती है। तो नेशनल सेविंग निकालना काफ़ी आसान है। ये तीनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे, जो पर्सनल लोग सेविंग कर रहे हैं, जो कॉर्पोरेट सेविंग कर रही है, जो पब्लिक सेविंग कर रही है, इन तीनों को ऐड कर दिया तो निकल आ जाता है नेशनल सेविंग्स। अब ये नेशनल सेविंग्स जो है उससे तो फायदा है ही है, बट उसका ज़्यादा फायदा तब होगा अगर इन सेविंग्स को हम लोग इन्वेस्टमेंट्स में जो है अगर कन्वर्ट कर पाए थ्रू फाइनेंशियल मार्केट्स, तो वो जो है ज़्यादा बेहतर होता है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट भी जो है कोशिश करती है कि आप अपने पैसों को जो है सेविंग बैंक अकाउंट में नहीं रखें, बट कहीं ना कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करें, भले वो डिविडेंड्स देने वाले सिक्योरिटीज़ हो, स्टॉक्स हो या बॉन्ड्स हो, वहाँ पे आप जो है इन्वेस्ट करें ताकि जो है उसका फ़ायदा इकनॉमी को भी हो भारत के। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट की। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है किसी भी चीज़ के प्राइस को बढ़ने को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। तो जब मार्केट में सभी चीज़ के प्राइस जो है अगर बढ़ जाते हैं तो हमारे हाथ में रखे हुए जो पैसे होते हैं उसकी परचेसिंग पावर कम हो जाती है, उसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इन्फ्लेशन किस कारण से होता है ये हम लोग समझ लेते हैं। एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसका मतलब ये हुआ कि कमोडिटी बहुत कम है मार्केट में, बट जो डिमांड है उसकी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में जो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाता है, चीज़ों की जो है प्राइस बढ़ जाते हैं। दूसरा होता है राइसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, कि मतलब मान लेते हैं कमोडिटी को बनाने में जो खर्चा हो रहा है रॉ मटेरियल में वही इतना महंगा हो गया है कि इस कारण से उस प्रोडक्ट का जो प्राइस बढ़ गया, तो उसको हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इन्फ्लेशन को मेजर करने के भी तरीके होते हैं दोस्तों, होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, इस तरीके से हम लोग इन्फ्लेशन को मेजर कर सकते हैं। तो जब भी इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ती है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी गवर्नमेंट, जब इन्फ्लेशन हो रहा है तो लोग क्या करेंगे, जो लोग खर्च करने वाले सोच रहे होते हैं वो भी सोचते हैं कि चलो एक काम करते हैं, इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा है, हम थोड़े पैसे बचा लेते हैं, सेविंग कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो लोग जो है कंजम्पशन जो है कम हो जाएगा, उनका सेविंग मेंटेलिटी जो है वो बढ़ जाएगा, जो खर्चे हैं वो लोग कम करने लगेंगे। लोग जो हर चीज़ में जो है पैसे खर्च करते हैं, जब वो देखेंगे ऐसी कंडीशन आ रही है जहाँ पे इन्फ्लेशन है, तो अगर हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो कंजम्पशन जो है नॉर्मली कम हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट आप सभी को पता है कि जो हमारे पूरे भारत की जो जनता के जितने एलिजिबल लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो काम कर सकते हैं, अगर उनको जॉब नहीं मिल रहा, उसका अगर हम लोग परसेंटेज निकालें तो वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहलाता है। जब भी इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होता है वो बढ़ता है, और वहीं पे जब भी इकोनॉमिक जो है ग्रो होता है तो हम लोग बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को सबको जॉब मिल जाती है।
तो हायर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस इनकम एंड बूस्ट स्पेंडिंग विच सपोर्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर सबके पास नौकरी रहेगी, सब लोग इनकम कमाएंगे, सब लोग खर्च भी करेंगे, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा कंट्री का। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फॉरेन कैपिटल फ्लोज की। फॉरेन कैपिटल फ्लोज मतलब बाहर से आने वाला फॉरेन का पैसा। अब ये दो तरीके से आता है, एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विद मैनेजरियल कंट्रोल, ब्रिंगिंग जॉब्स, टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स। दूसरा होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो कि एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट्स विदाउट मैनेजमेंट कंट्रोल, इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉट मनी। एक तो होता है जो कि पॉलिसीज के थ्रू आता है, तो इस वजह से जो है इनको मैनेजरियल कंट्रोल भी रहता है, नए जॉब्स आते हैं, नई टेक्नोलॉजी आते हैं, स्किल आता है, इस कारण से एफडीआई जो है ज़्यादा स्टेबल होता है एफपीआई के मुकाबले, क्योंकि एफपीआई तो बस एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप मान सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, तो कभी भी वो जो है अपने पैसों को विड्रॉ कर सकते हैं, जिस कारण से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है हमारी कंट्री की डिस्टर्ब हो सकती है। तो फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं दोस्तों। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी होता है गवर्नमेंट के एक्शंस जो कि टैक्सेशन या पब्लिक स्पेंडिंग से रिलेटेड हो। एक होता है न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी, तो ऐसी पॉलिसी जहां पे जितना पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है रेवेन्यू के रूप में, उतनी ही अगर वो स्पेंडिंग डिसाइड कर ले तो वो न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी कहलाती है। दूसरा होता है एक्सपेंशनरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि भाई जितनी इनकम आ रही है उससे भी ज़्यादा हम लोग स्पेंड कर रहे हैं, बल्कि उसके लिए कर्ज भी लेके स्पेंड कर रहे हैं, तो वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी कहलाती है। तीसरा होता है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। इसका मतलब हम लोग जो है देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, डेप्ट हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग खर्चे जो है बहुत कम करें, कमा ज़्यादा लें, तो वो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी होती है। Okay. तो हाई फिजिकल डेफिसिट्स कैन राइज इंटरेस्ट रेट्स एंड वीकन द करेंसी while बैलेंस्ड अप्रोच सपोर्ट स्टेबल ग्रोथ। ओके, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट रहा, कि हम लोगों ने जो है कम रेवेन्यू कमाया और ज़्यादा खर्च कर लिया एज अ कंट्री, तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट हमें बढ़ाना पड़ेगा, हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम होगी। और तो उससे बेहतर तो यह है कि हम एक बैलेंस अप्रोच के साथ चलें, जिससे कि स्टेबल ग्रोथ जो है क्रिएट कर सकें। GAR क्या होता है, ये कई बार लोग पूछते हैं। GAR जो होती है न्यू सेट ऑफ रूल्स होती हैं, जिससे कि हम लोग जो है, लोग अगर जो कोई टैक्स को अवॉइड करने के लिए कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसको बीच में ही रेवेन्यू अथॉरिटीज जो है ब्लॉक कर दें और ये कह दें कि भाई ये जो ट्रांजैक्शन है ये अनफेयर तरीका है आपका टैक्स बचाने का, और उससे जो है कैंसिल करते हुए वो प्रॉपर टैक्सेशन जो है कलेक्ट कर पाए। तो उससे के लिए जो रूल्स हैं उसको GAR या फिर जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज की। मॉनेटरी पॉलिसीज मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल बैंक जो है वो डिसाइड करती है। तो सेंट्रल बैंक जो है ये डिसाइड कर पाती है कि कितना पैसा जो है सर्कुलेशन में रहे, वो इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन इन सबको जो है इम्पैक्ट करती है। दो तरीके की पॉलिसीज हो सकती हैं दोस्तों। एक तो होता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जिससे क्या होगा कि वो पैसों का सप्लाई जो है मार्केट में ज़्यादा बढ़ा देगा, लोअर इंटरेस्ट रेट कर देगा, जिससे कि लोग जो है ज़्यादा खर्चा करें। दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, जिसमें कि वो लोग क्या करेंगे, पैसों का सप्लाई मार्केट में कम कर देंगे, इंटरेस्ट रेट हाई कर देंगे, तो उसे ओवरहीटिंग जो है ऐसे बचा जा सकता है। अब ये सब जो है कोई डायरेक्टली आके तो आपको नहीं बोलता है कि भाई जो है पैसे कम खर्च करो या फिर ज़्यादा खर्च करो। उसके लिए भी जो है, जो आरबीआई है उनके पास कई तरीके होते हैं। वो टूल्स ये हैं जो नीचे दिए हुए हैं। रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वो रेट है जिस पर कि सेंट्रल बैंक जो होता है कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। वहीं पे रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट होता है उस वो रेट जिससे कि सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक से लोन लेती है, उसे हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि नियम रहते हैं कमर्शियल बैंक्स को, कुछ ना कुछ जो इतना भी डिपॉजिट उनके पास है उसका परसेंटेज जो है उन्हें सेंट्रल बैंक या फिर आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है, उसे हम लोग कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। क्योंकि मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट विच कमर्शियल बैंक्स हैव टू होल्ड एज कैश रिजर्व्स विद सेंट्रल बैंक, वो कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है। दूसरा होता है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। अब मान लेते हैं हम लोगों को कैश की तरह जो है नहीं रखना है रिजर्व, बल्कि अगर कैश इक्विवेलेंट जैसे कि गोल्ड हो गए या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के पेपर्स हो गए उसके रूप में हमें रखना है, तो मिनिमम परसेंटेज जो हमारा टोटल डिपॉजिट का जो कि हम इस रूप में रख सकते हैं, वो जो है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो कहलाता है। तो इन सब चीज़ों में वो लोग जो है फ्लक्चुएशंस करते हैं, जिससे कि वो जो है जिस तरह से पॉलिसीज को रखना है उस तरह से वो पॉलिसीज को रख पाए। इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्सचेंज रेट को हम लोग समझ लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? कोई भी गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने को जो दो डिफरेंट कंट्रीज के बीच में हो, उसे हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, है ना।
तो इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो नॉर्मली दो तरीके से होते हैं, एक तो करंट अकाउंट में हो सकता है, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में जो होते हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के, गुड्स और सर्विसेज के। वहीं पे जो कैपिटल अकाउंट्स होते हैं उसमें कैपिटल फ्लोज जो है वो नोट किया जाता है, जैसे अगर कोई लोन लिया हो या कोई ग्रांट मिला हो तो वो सारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो हम लोग कैपिटल अकाउंट में रखते हैं। समझने वाली बात यह है कि अगर इंपोर्ट जो होते हैं वो अगर एक्सपोर्ट से ज़्यादा है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कंट्री है उसका करंट अकाउंट जो है डेफिसिट में है, चल रहा है। वहीं पे एक्सपोर्ट जो है अगर ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो हम कह सकते हैं करंट अकाउंट हमारा सरप्लस में चल रहा है। तो उसी तरह से कैपिटल अकाउंट का भी होता है दोस्तों कि कैपिटल अकाउंट में अगर इनफ्लोज जो है वो ज़्यादा है आउटफ्लोज से तो जो सरप्लस हो जाता है, वहीं पे अगर आउटफ्लोज ज़्यादा है इनफ्लोज से तो हम लोग डेफिसिट में हो जाते हैं। तो समझने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर किसी भी कंट्री का जो करंट अकाउंट है वो कंटिन्यूसली अगर डेफिसिट में चल रहा है तो इनके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं। एक तो ये हो गया कि इनके पास कैपिटल अकाउंट में दिखा दो कि भाई मेरे पास सरप्लस रखा हुआ है। दूसरा तरीका हो गया कि इनके जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं जो कि डॉलर इन्होंने बचा रखे हैं पाइल करके, तो उसको यूज करके खत्म, उसको जो है कम कम कर दें, है ना। तो ये दोनों ही तरीके से भले ही हम लोग जो है उसको टैकल कर सकते हैं, बट इसमें दोनों में क्या होता है कि हमारी कंट्री का जो मार्केट कॉन्फिडेंस है वो कम होता है, हमारे करेंसी की जो वैल्यू होती है वो भी कम होती है। एक्सचेंज रेट जो है वो दिखाते हैं कि एक कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू दूसरी कंट्री की करेंसी के मुकाबले कितनी कमजोर है या कितनी बेहतर है। ओके, तो ये सब का जो इन्फ्लुएंस होता है डायरेक्टली एक्सचेंज रेट पे पड़ता है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट फ्लोज होते हैं, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है किसी भी कंट्री की, वो सब डिटरमाइन करते हैं किस रेट में आपको रुपीस और डॉलर का चलने वाला है। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि पहले क्या होता था, सभी स्वदेशी सामान ही खरीदते थे। अब क्या है कि 90s के बाद ग्लोबलाइजेशन आ गया कि जो फॉरेन कंपनीज हैं वो भी आके यहाँ पे चाहिए तो अपनी फैक्ट्री चालू कर सकते हैं या फिर बाहर से सामान आके यहाँ पे बेच सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन जो है एक तरफ से अच्छा है कि जो है गुड्स हो गए, सर्विसेज हो गए, लोग हो गए, वो फ्रीली अक्रॉस बॉर्डर मूव कर पाए, बट इसके बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स भी हैं। पॉजिटिव साइड्स देख लेते हैं पहले कि पॉजिटिव साइड्स तो ये हो गया कि भाई रिसोर्सेज जहाँ पे सबसे सस्ते में मिल रहे थे हम लोगों ने वहाँ पे लगा के अपने प्रॉफिट को जो है बेहतर कर दिया। दूसरा हो गया कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं वो डेवलप्ड इकोनॉमीज के साथ मिलजुल के जो है काम कर सकती हैं। कहीं पे अगर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पे जो रिसोर्सेज अगर सस्ते हैं, तो वो दोनों मिलजुल के जो है दोनों की इकोनॉमीज को बढ़ावा दे सकते हैं। वहीं पे कंज्यूमर को भी बेनिफिट होता है कि भाई ग्लोबल कंपटीशन है तो इनोवेशन आ जाता है मार्केट में, प्राइसेस जो हैं एकदम स्टेबल हो जाते हैं। कहीं पे अगर बहुत ही अगर कोई महंगा चल रहा है कोई प्रोडक्ट, तो बाहर जो अगर थोड़ा सस्ता मिल रहा है तो वहाँ से लेकर आके आप अपने यहाँ के प्राइसेस को थोड़ा कंट्रोल में ला सकते हो। और दूसरा ये होता है कि क्योंकि इनोवेशन आ रहा है तो नए नए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट जो है मार्केट में आते हैं। अगर मान लेते हैं आपने ग्लोबलाइजेशन खत्म कर दिया तो इंडिया में जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो वैसी की वैसी रह जाएगी, बाहर की अच्छी क्वालिटी आ नहीं पाएगी, और ना ही इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अच्छा क्वालिटी देने की जो ज़रूरत है वो महसूस होगी, है ना। तो ये सब फायदे हो गए, एक एक्सपोजर हो जाता है हमारा फॉरेन कल्चर से भी, कि उनकी जो आर्ट्स है, मूवीज है, म्यूजिक, फूड, क्लोथिंग है, वो सबका का जो है हमें एक्सपोजर मिलता है। वहाँ के जो ब्रांड्स के कपड़े भी हमारे पास आ जाते हैं। वहीं पे नेगेटिव साइड भी है ग्लोबलाइजेशन का दोस्तों, कि ग्लोबलाइजेशन के कारण जो है रिच और पुअर लोगों के बीच में जो गैप है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब वो क्यों हो रहा है ये भी समझना है कि अगर एक छोटा सा जो है कंट्री है उसमें अगर जो पुअर लोग भी हैं, रिच लोग भी हैं, तो रिच लोग क्या करते थे, पहले जो पुअर लोग हैं उनको जॉब देते थे तो उनको भी इनकम अच्छी खासी आती रहती थी। अब वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग जो है ऐसी कंट्री में जा रहे हैं काम करवाने के लिए, जैसे कि चाइना, जहाँ पे सस्ते रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, कि वहां से जो है सस्ते में प्रोडक्ट निकलवा लें। तो हो ये रहा है कि पुअर जो बंदा है उसके पास जॉब नहीं है, तो जो गैप है वो इंक्रीज हो रहा है। वहीं पे दूसरा है इंटेंस कंपटीशन है, हो रहा है। इंटेंस कंपटीशन का मतलब क्या है कि कॉम्पिटिटिव बहुत हो गया है मार्केट के, बाहर के जो इतने सारे देश हैं वहाँ पे अगर जो भी इनोवेशन आ रहा है, नए नए प्रोडक्ट्स वहाँ से आ रहे हैं, तो हमारे जो यहाँ के ब्रांड्स हैं वो क्या बीट कर पाएंगे कि नहीं बीट कर पाएंगे, उस पर डिपेंड करता है कि वो टिकेंगे कि नहीं, है ना। तो इस कारण से भी जो होता है दोस्तों कि बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे इतना सारा इनोवेशन भी नहीं हो रहा है, ना ही वहाँ पे इतने स्किल्ड रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। तो दोनों ही तरीके से ग्लोबलाइजेशन उनके ऊपर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट ला रहा है। तो दोस्तों ये सब तो हो गई इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की बात है। आइए अब हम लोग इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स पे चलते हैं। Focus of microeconomics is on the factors that influence the aggregate supply and demand in an economy, such as unemployment rates, gross domestic product, overall price levels, inflation, saving rates, investment rates, state whether true or false.
तो दोस्तों ये जो बात है ये तो बिल्कुल ही फॉल्स दी हुई है, क्योंकि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दे रखा है यहाँ पे, है ना, जहाँ पे जीडीपी है, ओवरऑल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन सबकी बात हो जाए तो वो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ही नहीं, है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, टू मेजर इन्फ्लुएंसर ऑफ द पब्लिक पॉलिसीज इन द इकोनॉमी आर, कौन कौन सी हैं? एक दिया हुआ है यहाँ पे गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक, दूसरा दिया है स्टॉक एक्सचेंज एंड गवर्नमेंट, तीसरा है सेंट्रल बैंक एंड स्टॉक एक्सचेंज, चौथा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। मैंने बताया था आपको, गवर्नमेंट जो होती है वो फिस्कल पॉलिसी डिसाइड करती है और सेंट्रल बैंक जो होती है वो मॉनिटर पॉलिसी जो है डिसाइड करती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी कैन बी मेजर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, इनमें से कौन से मेथड से जो है नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जा सकता है? ऑप्शन दिया है, ए प्रोडक्ट मेथड, बी इनकम मेथड, सी एक्सपेंडिचर मेथड, डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये तीनों ही तरीके करेक्ट हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट पे चलते हैं, फिस्कल डिपॉजिट इज ब्रिज्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू मार्केट बोरोइंग बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, स्टेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स। तो दोस्तों ये तो जो है, तो दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, फिस्कल डिपॉजिट को जो है बोरिंग करके जो है कम किया जा सकता है, तो ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है खत्म होता है। थोड़ा छोटा सा चैप्टर था ये, बट आने वाले चैप्टर जो है थोड़े और लंबे होंगे, तो कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग रखिए दोस्तों। एक बार अगर आपने सारे चैप्टर एक्सप्लेनेशन के वीडियोस देख लिए हो तो आप जो है क्वेश्चन एंड आंसर्स पे भी जाइए, उसको भी प्रैक्टिस कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में पास करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।